चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और वैसे कि आप तो जानते हैं कि महाकुंभ में जितने भी पवित्र स्नान थे वो सारे स्नान हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी लोगों का वहां पर जाना जारी है। तो भीड़ वहां पर इतनी है कि प्रयागराज जाना खुद में एक तपस्या जैसा हो गया है। हालांकि कुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 53 करोड़ को छूने वाला है। जाहिर है इतनी भीड़ को मैनेज करना प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन पिछली गलतियों से सबक लेकर मेला प्रशासन ने अगले 10 दिनों के महाप्लान को तैयार किया है। और देखिए, स्नान का ये आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है। रोजाना औसतन 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। लिहाजा सरकार ने आखिरी के 10 दिनों को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए 10 दिन 10 एजेंडे पर काम हो रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो। प्रयागराज महाकुंभ में करीब 53 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब इसके समापन में महज 1.5 हफ्ते ही बचे हैं। आखिरी महास्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर है। लिहाजा इसके आयोजन में आगे भी कोई कमी न रहे, इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। आज से 10 दिनों तक सरकार कुंभ नगरी में 10 एजेंडे पर चलेगी। पहला एजेंडा, भीड़ खड़ी न रहे। यहाँ पुलिस और प्रशासन की पहली कोशिश ये है कि भीड़ खड़ी न रहे, लोग चलते रहें ताकि पीछे आ रहे लोग भी स्नान कर सकें और किसी को कोई असुविधा न हो। दूसरा एजेंडा, ट्रैफिक। दूसरे एजेंडे में ट्रैफिक शामिल है, यानी सड़कों पर वाहन चलते रहें। न सिर्फ कुंभ नगरी बल्कि प्रयागराज के आसपास के इलाकों में भी ट्रैफिक संकट खड़ा न हो, जाम न लगे, ये कोशिश प्रयागराज पुलिस की रहेगी। लिहाजा यहाँ 8वीं तक के स्कूल 20 फरवरी तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। इनकी क्लास ऑनलाइन चलेंगी क्योंकि स्कूल खुलने से सुबह गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, हम लोग एक्टिव हैं, हम लोगों की प्लानिंग अच्छी है और हम लोग फील्ड पे उपस्थिति है। सब जगह सेंसिटिव पॉइंट्स पे हमारे ऑफिसर्स रहते हैं। सिचुएशन हमारे अच्छे तरीके से परखी हुई है, सब लोग के कंट्रोल में है, तो अच्छे तरीके से व्यवस्था रहेगी। तीसरा एजेंडा, सोशल मीडिया पर नजर। तीसरे एजेंडे में सोशल मीडिया भी है। मसलन कोई अफवाह न फैले, कोई फर्जी खबर या तस्वीर पोस्ट न की जाए जिससे किसी भी तरह का अफरा तफरी का माहौल बने। इसके लिए सोशल मीडिया पर और कड़ी नजर रखी जा रही है। चौथा एजेंडा, घाटों पर खास इंतजाम। घाटों के किनारे भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। साथ ही नाव पर कुछ रेस्क्यू कर्मी भी तैयार रहते हैं ताकि अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा गहराई में चला जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके। पांचवा एजेंडा, पार्किंग। पांचवें एजेंडे में पार्किंग है। पुलिस प्रशासन लगातार निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने की अपील कर रहा है, वरना इधर उधर वाहन खड़े करने से बाकी लोगों को दिक्कत होती है। छठा एजेंडा, एंट्री पॉइंट पर चेकिंग। संगम में स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग एंट्री गेट बनाए गए हैं जहां बारीकी से चेकिंग हो रही है। सातवां एजेंडा, स्वच्छता का ध्यान। सातवें एजेंडे में स्वच्छता है, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। इधर उधर गंदगी न फैले, इसके लिए सफाई कर्मी घाटों और पूरे कुंभ क्षेत्र में मोर्चा संभाले हुए हैं। आठवां एजेंडा, मॉनिटरिंग। आठवें एजेंडे में सीसीटीवी से मॉनिटरिंग है, यानी इसके जरिए पूरे महाकुंभ पर नजर रखी जा रही है ताकि कुछ भी संदिग्ध होने पर तुरंत कदम उठाए जा सकें। नौवां एजेंडा, वीकेंड पर और एहतियात। वीकेंड को लेकर भी खास प्लानिंग की गई है। पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी भारी भीड़ को देखते हुए नो व्हीकल जोन घोषित किया जा सकता है। 10वां एजेंडा, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी खास इंतजाम। 10वें एजेंडे में बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट हैं, जहां से भीड़ की प्रयागराज में एंट्री होती है। लिहाजा वहां भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है ताकि संगम जाने वाले श्रद्धालु आसानी से बाहर निकल सकें और घर लौटने वाले श्रद्धालु यात्रा करने के लिए आसानी से अंदर दाखिल हो जाएं। पुलिस की ड्यूटी है और ऑफिसर्स सब जगह तैनात हैं। अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की जा रही है और जो कुंभ मेला के एंट्री पॉइंट्स हैं, कुंभ मेला के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो सभी बड़े वेल मैनेज्ड हैं। कहीं भी ट्रैफिक चोक होने की सिचुएशन आज नहीं आई। इनफैक्ट पिछले कई दिनों में नहीं सूचना कोई इस तरीके की मिली। अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज हैं।
महाकुंभ क्षेत्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर है। वो लगातार यहां जायजा ले रहे हैं। उन्होंने हवाई सर्वे भी किया। आखिरी 10 दिनों को लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ अपील भी की है। सीएम ने श्रद्धालुओं, संतों और आम लोगों को छोटी छोटी बातों पर खास ध्यान देने की सलाह दी है। सीएम ने कहा कि सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो अपने वाहनों को सड़कों पर खड़ा न करें, बल्कि निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें, जिससे सभी को पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का सुगम अवसर मिल सके। महाकुंभ में स्वच्छता बनाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सभी श्रद्धालुओं से आह्वान है कि वे स्वयं भी स्वच्छता का पालन करें और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। 52 करोड़ लोग तब यहाँ डुबकी लगा पा रहे हैं जब माँ गंगा और यमुना में और माँ सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जब अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है, तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया। यकीनन सरकार खुले दिल से श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही है। यही वजह है कि यहाँ श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब इस आखिरी दौर के स्नान को लेकर भी मेला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रयागराज से संतोष कुमार और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर भी खास इंतजाम किए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अप्रिय घटना के बाद प्रशासन मुस्तैद है, लिहाजा आज यहां व्यवस्था में कुछ बदलाव हुए हैं। अब देखिए, रेलवे स्टेशन पर लगातार भीड़ का दबाव तो है ही, सभी जानते हैं। अब हाल ये हो गया है कि हर कोई कुंभ जाकर पुण्य कमाना चाहता है। ऐसे में रेलवे ने भीड़ के मद्देनजर कुछ चेंजेस किए हैं। ये बदलाव क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए हादसे के बाद अब सुरक्षा को लेकर कई उपाय किए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर जवानों की तैनाती के साथ ही जांच और सुरक्षा के दूसरे प्रबंध भी किए गए हैं, ताकि अब भगदड़ जैसी स्थिति न हो पाए। अब इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ किया गया है, आप देख सकते हैं। जो भी क्राउड आ रहा है उसकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो फिलहाल पूरी तरीके से काउंटर टिकट जो है उनको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपके पास रिजर्व टिकट है और उसके साथ साथ अगर आपके पास जनरल टिकट है तभी आप प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लगा दी गई है ताकि भीड़ ज्यादा से ज्यादा अंदर ना आ सके, उसको बाहर ही जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा बाकायदा जो हर एंट्री पॉइंट पर तैनात किया गया है, क्योंकि हर पैसेंजर की चेकिंग करते हैं। सुरक्षा की ये व्यवस्था न सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की जा रही है, बल्कि देश के दूसरे रेलवे स्टेशनों पर भी एहतियात बरती जा रही है। नई व्यवस्थाओं के तहत रेलवे स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए 60 भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग क्षेत्र होंगे। खासकर ट्रेन की देरी के दौरान भीड़ पर निगरानी के लिए विशेष टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगा। स्थानीय अधिकारियों को जागरूकता और संकट काल से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रयागराज से जुड़े 35 प्रमुख स्टेशन की निगरानी सेंट्रल रेलवे वॉर रूम से होगी। सीसीटीवी कवरेज को बढ़ा दिया गया है। सिर्फ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए होल्डिंग क्षेत्र और कलर कोड बाड़े का इंतजाम। यात्रियों की सुविधा के लिहाज से होल्डिंग एरिया की ओर मार्गदर्शित करने के लिए तीर और विभाजक की व्यवस्था। फुट ओवरब्रिज और सीढ़ियों से उतरने वाली जगहों पर बैठे लोगों पर निगरानी रखने के लिए कैमरों की व्यवस्था प्रमुख उपायों में शामिल है। महाकुंभ को लेकर देश भर के रेलवे स्टेशनों पर अब भी भीड़ का उमड़ना जारी है। इसके मद्देनजर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि अब किसी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और नई दिल्ली ही नहीं, प्रयागराज, लखनऊ और पटना तक भीड़ का दबाव है। यहां से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन खचाखच भरी हुई है। ऐसे में इन स्टेशनों पर इंतजाम कैसे हैं और कैसे प्रशासन के चुस्त होने के बाद व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं वॉर रूम में, जहां पर ये पूरा मैनेजमेंट चल रहा है कि किस तरीके से जो क्राउड है उसको मैनेज किया जाए। स्क्रीन पे अगर आप देखेंगी तो ये जो यहाँ पर कंट्रोल रूम है उसका नज़ारा है। ये घाट वाइज जो यहाँ पर स्क्रीन जो है वो कटी हुई है और ये बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरीके से जो भीड़ है वो एक जगह पे इकट्ठी ना होनी पाए। मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको किस तरीके से सेक्टर वाइज यहाँ पर स्क्रीन को बांटा गया है। आप देखेंगे तो सेक्टर नंबर 5, 20, पीपा पुल और ऐसे ही कई सेक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और अलग अलग सेक्टर की अलग अलग जो यहाँ पर टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है। और इस वक्त रूम की तरीके से पूरे जो यहाँ पर टीम है वो काम कर रही है। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से सेक्टर वाइज जो है यहाँ पर बटा हुआ है और लगातार ये स्क्रीन पर मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरीके से भीड़ है। जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां पर कोऑर्डिनेट करके आगे लोगों को जाने दिया जाता है और उसके बाद उसी इनपुट के आधार पर नीचे अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। शनिवार के भगदड़ के बाद न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में क्राउड मैनेजमेंट में सुधार दिख रही है। आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे जो सीरिया प्लेटफॉर्म के लिए जाती है, मैन मार्किंग के तहत आरपीएफ डिप्लॉय किया गया है, पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। यहाँ तक कि आप यहाँ के विजुअल्स देखिए, क्योंकि अभी क्राउड है तो लगातार एक जो ऑफिशियल है वो तैनात है, लोगों को कह रहे हैं कि मत रुकिए, आप बढ़ते रहिए। क्राउड मैनेजमेंट में एक तरीके से हम सुधार देख रहे हैं। शनिवार की घटना के बाद एक सीख लेते हुए काफी बदलाव न्यू दिल्ली में दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो रस्सी से बांधा गया ये हिस्सा, ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म की है। 16 नंबर प्लेटफॉर्म से ही कुंभ के सारे स्पेशल ट्रेन जाते हैं, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म में स्पेशल ट्रेन आने की सूचना के बाद लोग 14 से 16 तक भागे और भगदड़ मची। इसीलिए 16 नंबर पे एक्सेस कंट्रोल कर दिया गया है। 16 नंबर प्लेटफॉर्म की एंट्री एग्जिट को स्मूथ करने के लिए ये एक्सेस कंट्रोल पॉइंट्स बनाए गए हैं। एक तरफ से छवि सच में अच्छा है, क्योंकि कम से कम भगदड़ के बाद हमारी सिस्टम जागी और इस पूरे जो एक गलत सिस्टम था, क्राउड मैनेजमेंट में फेलियर थी, उसमें सुधार लाया गया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन में महाकुंभ जाने वाली भीड़ में जिस तरह भगदड़ हुई, उसको लेकर अब अन्य स्टेशनों में तैयारियां पुख्ता की गई हैं। हम इस वक्त लखनऊ के रेलवे स्टेशन चारबाग स्टेशन में हैं, जहां पर सीसीटीवी रूम से पूरे स्टेशन पर नजर रखी जा रही है। हम इस वक्त आपको वहीं पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने आए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीसीटीवी रूम बनाया गया है, जहां से अंदर लगे बड़े बड़े कैमरास से पूरी तरीके से स्टेशन के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कैसे नजर रखी जा रही है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो पूरा कंट्रोल रूम जो है वो सेटअप किया गया है। ये पूरी आप देख रहे हैं रेलवे की टीम है। यहाँ पर जो जवान आप देख रहे हैं, आरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं और इन सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए वो पूरी तरीके से स्टेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम समझाने की कोशिश करूं, आप पहले इस फ्रेम को देखें। ये प्लेटफॉर्म 3 है, दरगाह एंड, यानी कि जो खम्बन पीर दरगाह है उसके पीछे का ये एंड है और वहां का ये एरिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ फिलहाल प्लेटफॉर्म खाली दिखाई पड़ रहा है, कुछ ही चुनिंदा जो है वो लोग आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। अब आप थोड़ा सा नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म 2 दिखाई पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म 5 का दरगाह साइड है। प्लेटफॉर्म 5 भी थोड़ा सा खाली दिखाई पड़ रहा है। अब ऊपर थोड़ा सा आइए वापस से, तो यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहाँ पर बाहर की रोड है, यानी कि चारबाग स्टेशन जब आप दाखिल होते होंगे तो ऑटो या टेम्पो से जब आते होंगे तो बाहर की रोड कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है। अब ये देखिए, महाकुंभ स्पेशल ट्रेन है, कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन खड़ी है, उसके विजुअल्स हैं। यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ईस्ट साइड का जोन है, ये खाली है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 8, 9 का एंट्रेंस है, इसमें भी बहुत भीड़ अभी नहीं देख रहे। ये शुरुआती प्लेटफॉर्म है, यानी कि 2 का है, इसमें भीड़ अच्छी खासी यहाँ पर आपको यात्री दिखाई पड़ेंगे। कई यात्री यहाँ पर जो है वो वेट कर रहे हैं अपने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की जो घटना हुई उसके बाद पटना जंक्शन पे भी कुछ बदलाव किए गए हैं। स्टेशन प्लेटफॉर्म, ये पटना जंक्शन का गेट संख्या 2 है और अंदर प्लेटफॉर्म पे उसी तरह भीड़ है यात्रियों की। प्रयागराज कुंभ जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और अंदर जो वेटिंग लॉन्ज होता है वहां पर भी कदम रखने को जगह नहीं है। इसलिए अब रेलवे ने देखिए ये नया इंतजाम किया है, जो निर्माण कराया गया है अलग से होल्डिंग एरिया का, और इस होल्डिंग एरिया में जो लोग हैं वो जगह जगह से आ रहे हैं और जिनको दूसरी ट्रेनों के साथ
सफर करना है वो यहाँ वेट भी करते हैं। तमाम यात्री जो सफर करके आए हैं वो इसी होल्डिंग एरिया में थकावट के बाद आराम कर रहे हैं, और ऐसे यात्री भी हैं जो कुंभ जाना है, जिनको प्रयागराज जाना है, वो भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है तो यहाँ सूचना होती है, और उसके बाद अब यात्री यहाँ से निकल करके जो हैं वो जाते हैं प्लेटफॉर्म तक अपने सफर को शुरू करने के लिए। तो रेलवे की तरफ से जो ये इंतजाम किया गया है, नया इंतजाम पटना जंक्शन पे, वो लोगों को और यात्रियों को राहत दे रहा है। अब देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि प्रयागराज जाने के रास्ते जो हैं वो कैसे हैं, वहां पर हाल क्या है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप जा चुकी हैं, आप जाने वाली हैं, तो क्या सजेशन दिया जाना चाहिए इस वक्त इन चीजों को देखते हुए? देखिए, एक वो पवित्र स्नान वाले डेट्स तो सारे अब जा चुके हैं, ठीक है। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि अब फिलहाल अभी भी जो देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा भीड़ जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो एक लोगों में है ना कि हम मेला क्षेत्र ही जाएं और अंदर जाके फिर हम स्नान करें, उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरे ऐसे कुछ घाट हैं जो आप सीधे शहर की ओर जब आप आते हैं तो आप शहर से ही बाहर की तरफ उन घाटों में जाके, जैसे सरस्वती घाट और भी दूसरे घाट है, वहां पर जाकर बोट लेकर आप त्रिवेणी जा सकते हैं। ये इजी तो आप भीड़ से बच जाएंगे, है ना। अभी आपने वो खबर देखी है बिहार के कुछ लड़कों की जो बाय जल यात्रा करते हुए पहुंचे हैं वहां पे? दिलचस्प है ना, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। हालांकि हर कोई वो जल यात्रा कर नहीं सकता है। चलिए, एक और तस्वीर आई है। देखिए, महाकुंभ के लिए ट्रेन्स फुल हैं, सड़कों से जाना मुहाल है और हवाई जहाज का किराया आसमान छू रहा है, सभी जानते हैं। इसमें बक्सर के कुछ लोगों ने महाकुंभ जाने के लिए एक जुगाड़ निकाला है। इंडियंस तो वैसे जुगाड़ी होते हैं। ये लोग नाव पर बैठे और नदी के रास्ते सीधे संगम जा पहुंचे। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग पहले से ही नाव चलाते हैं। इन लोगों ने करीब 550 किलोमीटर की दूरी नाव से तय की है। अपना खाना पीना ये नाव पर ही लादकर अपने साथ लेकर गए थे और करीब 84 घंटे नाव चलाकर ये संगम पहुंचे तो इनकी तस्वीरें वायरल हो गई। महाकुंभ के भव्य आयोजन का ऐसा आकर्षण है कि श्रद्धालु हर हाल में इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। ट्रेन, बस, कार से लेकर जिसे जैसे संभव हो पा रहा है वो प्रयागराज का रुख कर रहा है। ट्रेन की टिकट या ट्रेन की भीड़-भाड़ से लेकर सड़क पर भीषण ट्रैफिक को लेकर भी लोगों के सामने असमंजस की स्थिति आ जा रही है कि आखिर वो महाकुंभ में जाएं तो जाएं कैसे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, जिसमें आपको कुछ युवा बोट पर सवार नजर आ रहे हैं। इन्हें जब ट्रेन या सड़क मार्ग से प्रयागराज जाने में परेशानी आई तो इन्होंने नाव का सहारा ले लिया। बोट पर गैस सिलेंडर, चूल्हा समेत खाने पीने से लेकर आराम की व्यवस्था की और बिहार के बक्सर से निकल पड़े प्रयागराज के सफर पर। कुल 7 लोगों में से 2 आराम से नाव चलाते हुए और बाकी आराम फरमाते हुए इसी नाव में खाना पीना बनाते और खाते और इसी तरह इन लोगों ने सफर तय किया और पहुंच गए महाकुंभ। वहां आस्था की डुबकी लगाई और फिर लौट आए। हमारा नाव है, जो इसी नाव से हम लोग यात्रा किए हैं प्रयागराज का, और रास्ते में हम लोग आपस में 7-8 थे, तो 2 रात में चला रहे थे, 2-4 दिन में कोई खाना बना रहा था। मतलब आपस में रातों दिन नाव चलाते हुए हम लोग गए और संगम स्नान किए और उधर से भी सुरक्षित और बढ़िया से हम लोग वापस आ गए हैं अपने गांव पर। करीब 550 किलोमीटर का बक्सर से प्रयागराज का 84 घंटे का ये सफर इनके लिए बेहद रोमांच से भरा रहा। लेकिन दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी तरह के खतरे पर आस्था भारी पड़ी, क्योंकि इस यात्रा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश तो बनी ही रहती है। हालांकि आखिरकार ये कहा जा सकता है कि अंत भला तो सब भला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनाव से महाकुंभ की यात्रा करने वालों के साथ हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार ने बातचीत भी की है। देखिए उनका सफर कैसा रहा।
बक्सर से प्रयागराज की जो यात्रा है इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। कमरिया के कुछ युवकों के द्वारा नाव के माध्यम से प्रयागराज की यात्रा की गई और उस यात्रा का इंस्टाग्राम पर शेयर करने के बाद सोशल मीडिया में इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि अब ये पूरे देश में चर्चा का विषय बजा हुआ है। सारे लोग नाव चलाकर काम करते हैं और नाव के माध्यम से सब कुछ करते हैं। नाव का आइडिया था पूरा? हाँ, नाव का पूरा आइडिया था। क्या वजह रही आप यात्रा शुरू किए? हम लोग खुद दिमाग में क्या चला, ऐसी एक बाइक दिमाग घूम के चल दिए। एक बाइक दिमाग में चला कि नाव से ही चलते, हम लोग कुछ अलग करते हैं, नाव से चलकर फिर हम लोग चल दिए। पेट्रोल का खर्च था और ये जो खाने का सामान है वही खर्च हुआ और 20,000 क्लब में खर्च आया, सभी सारे लोग मिलकर। नाव कौन कौन चलाता था? नाव सभी लोग चलाते थे, एक अशोक यादव छोड़ के सब नाव चलाता था। अशोक यादव छोड़ के आप नाव चलाते थे? नहीं, हम नाव नहीं चलाते हैं। आपका काम क्या था? हम यहीं पर आराम से साथ में गए थे, हमको लिया गए थे। आप लगातार नाव चला रहे हैं, उस समय क्या कर रहे थे? चलाते थे, बेर बाग की रात में कि दिन में हम चलाते थे और फिर मौका मिलता तो सोते हैं, फिर खाना बनाते हैं। हम ही एक गार्जियन थे, अभी इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना चाचा को ले लिया जाए। बस चाचा एक मेरा भाई ने था। आपका एक्सपीरियंस ज्यादा था? जी, हम लोग एक्सपीरियंस था। ये लोग 12 घंटा सोते थे, मैं 4 घंटा भी सो नहीं पाता था, क्योंकि हमेशा चलना था रास्ते में क्या इस गंगा में कोई भी जीव जंतु खतरा भी हो सकता है, पेड़ है, रुख है, कितना बह कर आता है, बालू में चढ़ जाओ तो फिर निकलेगा नाव नहीं। मतलब यात्रा कितने देर की थी? दिन रात था पूरा? 5 दिन की यात्रा थी, जाने और आने। जाने और आने। तो फिर 5 दिन भोजन पानी का सब नाव पर व्यवस्था था। कहीं रुकते भी थे आप लोग? कहीं मैंने उतना नहीं रुकते थे, मैंने अब सुबह शाम में हल्का फुल्का रुकते थे। इधर से जब शुरू किए तो कहीं रुके आप? इधर से रुके जमनिया जाकर रुके 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा जाकर जमनिया रुके, फिर वहाँ से चल दिए। तो उधर से भी नहाने के बाद कहीं रुके होंगे? नहीं, उधर से चले तो डायरेक्ट चले आए। अच्छा, उधर से नहीं रुके। कितना घंटा लगा डायरेक्ट आने में? 15-16 घंटा लगाया। अधिक 15 या 20 घंटा यही लगा। आने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया हम लोगों को। आने में ज्यादा टाइम, जो जाने में टाइम लगा है वही लगा है। इस समय उसी नाव पर हैं जिस नाव पर ये यात्रा किए थे, उस यात्रा को हम लोगों के साथ याद कर रहे हैं। सुबह की चाय के साथ जो चर्चा शुरू हुई थी ना, वो शाम की चाय तक जारी है ना? चर्चा है ये पीछे जो तस्वीरें हैं, यही चर्चा है। सुबह चाय छोड़िए, सुबह दहशत वाली हुई, दहशत वाली। पता है मैं सो रही थी, मैं अपना बताती हूँ, मैं सो रही थी तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलती की, सपने में किसी ने मुझे ऐसे किया। ठीक है, मैं डर गई तो पता चला कि भूकंप है, क्योंकि सुबह उस टाइम लोग नीचे वॉक कर रहे होते हैं, है ना, अपनी सोसाइटी में, तो उससे मैं जगी फिर। मैं भी बिना अलार्म के उठ गई थी। ये सच में डेंजरस था, ये फील जो था ना, ये बहुत डरावना था, स्कैरी। मतलब मैं ऐसे उठी हूँ कि मैं गहरी नींद में थी और लिटरली ट्रेमर होते हुए मैंने देखा, मैंने पूरा घर हिल रहा था इस तरह से, और मैं चीखते हुए उठी। तो वो स्थिति थी। शगुफ्ता, आगे क्या हुआ बताइए लोगों की। और इसका जो वो इसलिए भी सिचुएशन ज्यादा डेंजरस थी क्योंकि जो एपिसेंटर था वो धौलकवां था। भले ही 4 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता मापी गई थी। तो सुबह की हलचल आपको दिखाते हैं। वही होता है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हों। एक टेक्टोनिक प्लेट जहां दूसरी से अलग हो रही है उसे फॉल्ट लाइन कहा जाता है। भूकंप के लिहाज से दिल्ली बेहद संवेदनशील है, क्योंकि दिल्ली की जमीन के नीचे भी टेक्टोनिक प्लेट्स की एक फॉल्ट लाइन है। आमतौर पर दिल्ली भूकंप का केंद्र नहीं होता है। कई बरसों बाद भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली में था।
यही वजह है कि 4 तीव्रता के भूकंप में भी लोगों को तेज झटके महसूस हुए। दिल्ली में अर्थक्वेक आते हैं, पहले भी हमने देखा है कि इसमें अर्थक्वेक आते हैं, ये हिमालय के नजदीक है, लेकिन इसमें अर्थक्वेक हिमालय के मुताबिक कम तीव्रता के रहते हैं। मॉडरेट है, लाइट मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक यहाँ देखे गए हैं, और ये वही इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन के कारण है। इसमें एक मानते हैं कि इंडियन प्लेट का कोई फ्रैक्चरिंग है, जिसके वजह से यहाँ पे छोटे मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं। धौलाकुआ के आसपास के इलाकों में हर 2-3 साल पर भूकंप के हल्के झटके आते रहते हैं। ये झटके इतने हल्के होते हैं कि आम लोगों को महसूस नहीं होते। इससे पहले साल 2015 में यहाँ 3.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। भूकंप के लिहाज से दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है। ऐसे में यहाँ बड़े भूकंप का खतरा बना हुआ है। जानकार बताते हैं कि छोटे झटके कई बार बड़े भूकंप की आहट भी हो सकते हैं, लेकिन गनीमत की बात ये कि दिल्ली अब तक इस खतरे से महफूज है। आज के झटकों से भी कहीं कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप को लेकर एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। बिल्डिंग के अंदर रह के ही एक सेफ जगह देखनी चाहिए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो, और जब भूकंप ओवर हो जाए तब एक बारी देख के कि कहाँ से नुकसान हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कहाँ से हम सेफ बाहर निकल सकते हैं, तो उस तरह से प्रिकॉशन लेनी चाहिए। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसे टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर इमारतें भूकंप रोधी हों और लोगों में इस प्राकृतिक आपदा को लेकर जागरूकता हो तो इससे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बद्रीनाथ के हालांकि कपाट खुलने में अभी वक्त है, लेकिन आपको बता दें यहाँ बर्फबारी एक बार फिर से हो गई है। यहाँ तक पहुंचने वाले रास्तों पर बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है। हालांकि मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन यहाँ ठंड अभी काफी महसूस की जा रही है, क्योंकि 4 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने जा रहे हैं। इसलिए तैयारियों में चमोली जिला प्रशासन जुटा हुआ है। खबरें हैं कि फरवरी आखिर तक प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बद्रीनाथ का दौरा कर मास्टर प्लान पर काम करना शुरू करेगी। बर्फ से लकदक ये पहाड़ियां और श्वेत श्रृंगार से सजा ये पथ आपको बाबा बद्रीनाथ के दरबार तक ले जाएगा। इन रास्तों में जहां तक आपकी नजर जाएगी बर्फीली खूबसूरती ही दिखाई देगी। चमोली गढ़वाल में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बीच ऋषिगंगा में बहते झरनों के जमने की अद्भुत तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूं तो बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में अभी 3 महीने का वक्त बचा है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने वाले भक्तों की बड़ी तादाद को देखते हुए तैयारियां जल्द शुरू होंगी। इसे लेकर प्रशासन की ओर से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है और इसको लेकर ही प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बद्रीनाथ का दौरा करेंगी। फिलहाल धाम में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम सामान्य होते ही मास्टर प्लान पर काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भक्तों को बाबा के दर्शन के साथ प्रकृति के मनोरम नजारे का भी आनंद मिलता है। उम्मीद है मार्च के महीने में ठंड कम होने के साथ ही बर्फ भी पिघलनी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद प्रशासन मास्टर प्लान पर काम शुरू कर सकेगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, फाइनली ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में यमुना साफ हो जाएगी। मतलब इस बार लग रहा है कि जो छठ होगी शायद लोग साफ सुथरे पानी में सूर्य को अर्घ्य देंगे। 4 सूत्री एजेंडा सरकार लेकर आई है, वो क्या है वो दिखाते हैं आपको। पिछले साल दिल्ली में यमुना किनारे मां यमुना के आरती कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब यहीं से एक और ये तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक भारी भरकम मशीन के साथ यमुना नदी की सफाई की जा रही है। इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बताया कि एक दिन पहले उन्होंने मुख्य सचिव से बात की थी और इस काम में तेजी लाने को लेकर चर्चा की थी। ऐसे में फिलहाल यमुना की सफाई के लिए 4 प्रमुख रणनीतियां तैयार की गई हैं। पहली रणनीति में यमुना नदी से कचरा, मलबा और गाद हटाई जाएगी। दूसरी रणनीति के तहत नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला
और दूसरे सभी प्रमुख नालों की सफाई का काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं तीसरी रणनीति ये बनाई गई है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उत्पादन पर रोजाना निगरानी रखी जाएगी, जबकि चौथी रणनीति के तहत नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए एक योजना तैयार की गई है। इसके लिए डेडलाइन में काम होगा ताकि रोजाना 400 मिलियन गैलन पानी की कमी को पूरा किया जा सके। ये हार्वेस्टर है और इसके साथ साथ आपको कई और मशीनें भी इस नदी में दिखाई पड़ जाएंगी। हार्वेस्टर क्या करता है? दरअसल नदी में जो भी जलकुंभी लगी होती हैं या फिर कूड़ा करकट होता है, उस जलकुंभी को हटाने का और कूड़ा करकट को साफ करने का काम ये हार्वेस्टर करता है। और रविवार सुबह से इसे यमुना में उतार दिया गया है। सामने आप एक और मशीन देख रहे हैं, वो मशीन गाद निकालने का काम कर रही है और इसी तरह लगातार अब यमुना में उसकी सफाई का काम शुरू हो चुका है। खुद फिलहाल सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अलग अलग एजेंसियों और विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया जा रहा है ताकि इसके काम में बाधा न आए और यहाँ के निवासियों को साफ यमुना नदी मिल सके। कुल मिलाकर यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। 3 साल में साफ कर देना है, रिवर फ्रंट तैयार कर देना है यमुना किनारे। तमाम बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन अच्छी बात यही कम से कम पहला कदम तो उठा ही लिया गया है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, दिल्ली। ट्रिपलिंग आपने की है, इज इट सेफ और नॉट? यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे तो हम कह सकते हैं भाई नहीं करनी चाहिए। की तो है, वैसे करनी नहीं चाहिए। कैसी कैसी बातें पूछती हैं आप। हाँ, लेकिन सोचो अगर एक ऑटो में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, पहले तो ये बताओ। मैक्सिमम 5-6 लोग, 6-7 लोग फंस के जो बैठ जाते हैं, फंस के। और अगर किसी बंदे ने 19 लोग बिठा लिए तो फिर तो भाई वो तो खतरों का खिलाड़ी है। हाँ। देखिए, हालांकि ये कहना गलत होगा, लेकिन मैं कुछ स्टेट्स ऐसे देख चुकी हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश में ऐसी जगहों पर खुद मैंने देखा है। ऑटो में ये देखिए ना, नंबर देखिए, निकलते हुए आपको लोग दिखाई देंगे। लिटरली मैंने ऐसे ऑटोज में और वहां पे बसेस में, मतलब इतने लोग होते हैं कि आप अंदाजा नहीं, ऐसा लगता है पूरा पूरा जिला बिठा के घुमा रहे हैं लोग। तो ये हैरानी की बात है कि ये जो अंदर से लोग निकल रहे हैं, ये बैठे कैसे होंगे? तो ये बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर है। जो ये इधर से निकल रहे हैं या उधर से? ऐसा नहीं लग रहा उधर से एंटर कर रहे हैं और इधर से निकल रहे हैं। देखो तो ध्यान से। और लगाया है जुर्माना इन पे, फिर यूपी पुलिस ने, लगना भी चाहिए वैसे। देखिए, एक्सीडेंट्स भी ऐसे में ही होता है क्योंकि इसमें डिसबैलेंस अक्सर हो जाती है गाड़ियां और फिर हादसे हो जाते हैं। भाई, मौसम कभी सर्द तो कभी गर्म, मगर चाय की प्याली हमेशा गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। बिल्कुल, देखिए, अदरक वाली चाय के साथ चाय पर चर्चा का मजा ही कुछ और है। जी हाँ, देखिए, जब दोस्तों साथ तो यकीन मानिए ऐसी चाय का मजा ही आता है। बिल्कुल, तो कल फिर आएंगे। अगर बारिश हुई तो भाई सर्दी का भी मजा लेंगे और गरम गरम चाय का भी और खबरों का भी। कल मिलते हैं शाम 5 बजे।